नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना स्कूल। और आज हम एक मोस्ट क्वेश्चन के लेके आए हैं जिसमें क्लास 10 में से ज़्यादा आने की संभावना है। और उन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो हम अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे बोर्ड क्लास में। ठीक है, जो हम आज जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर के पूरी 10वीं बुक के 10वीं साइंस की बुक के जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट, वो सभी लेके आए हैं और उसका रिवीजन करेंगे। और मोस्ट क्वेश्चन आज देखेंगे कि उसमें से कितने जो भी हैं इसमें इस मोस्ट क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आपको ज़्यादा संभावना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आप बोर्ड क्लास में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो हम बिना बात किए चलते हैं आगे। और अब हम जो हमारा प्रथम अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उससे उसका पहला है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। जो है हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड वो, और एक है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, तीसरा है सोडियम प्लस हाइड्रोजन जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन का H2 होता है, हाइड्रोजन का H2 और क्लोरीन का होता है Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड Cl। ये तो संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब क्या होता है, इधर भी द्रव्यमान और इधर भी द्रव्यमान बराबर होना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 आ गया, और क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं और यहाँ पर भी HCl, यानी H2 हाइड्रोजन का है, Cl2 क्लोरीन 2 है, 2HCl। बेरियम क्लोराइड BaCl, बेरियम क्लोराइड BaCl प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड सल्फेट AlSO4, AlSO4 बेरियम सल्फेट बनाना है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। ये है सूत्र जिसमें से BaCl यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है, दोनों संतुलित है। ठीक, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। एल्यूमिनियम सल्फेट 3 है, तो यहाँ पर सल्फेट भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 कर लेते हैं इसको संतुलित करने के लिए। सल्फेट 3 है तो एल्यूमिनियम भी 3 हो, सल्फेट 3 है, यहाँ पर बेरियम 3 हो गए, बेरियम 3 होने के कारण यहाँ पर भी बेरियम बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 कर लेते हैं। बेरियम 3 हो गए तो यहाँ पर क्लोरीन 3 हो गए, तो क्लोरीन को यहाँ पर 3 करने के लिए यहाँ पर भी हम Cl3, क्लोरीन 3 और एल्यूमिनियम कितने हो गए 1, यहाँ पर 2Cl3, यानी 3BaCl2। बेरियम को कितना लेना है 3, Cl2 कितने हो गए 3BaCl2, यहाँ पर 3 2 6 हो गए Cl2, बेरियम क्लोराइड क्लोरीन 2 होंगे यहाँ पर, तो 3BaCl2, यहाँ पर भी 3BaCl2, तो यहाँ पर 3 2 6। ये भी इसमें देखो क्लोरीन कितने हुए, क्लोरीन है 6, बेरियम 3, यह है उत्पाद में, सॉरी अभिकारक में, यह अभिकारक में, और यहां पर है उत्पाद में, उत्पाद में। तो अभिकारक में Cl6 है, तो यहां पर भी Cl कितने 6, और यहां पर बेरियम कितने, बेरियम हो गए 3, तो यहां पर भी बेरियम 3 है, अभी भी संतुलित है। अब देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां पर उत्पाद में एल्यूमिनियम है 2, तो यहां पर भी 2 करने, तो यहां पर 2 लिख देते हैं हम, Al2 2 एल्यूमिनियम, यहां पर भी 2, इस कारण ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। बेरियम क्लोराइड, इस कारण बेरियम क्लोराइड BaCl2 फिर Al2SO3 3BaSO4 2 AlCl3। यहां पर सोडियम प्लस जल, सोडियम का सूत्र होता है, यहां पर देखते हैं
सोडियम का सूत्र होता है Na। सोडियम प्लस जल, जल का सूत्र होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या सोडियम जल, जल क्या होता है NaOH प्लस H2 गैस निकलती है। वाह, यहां पर उत्पाद अभिकारक, पहले अभिकारक और उत्पादक में द्रव्यमान का बराबर होना चाहिए। अभिकारक, यहां पर उत्पाद, उत्पाद अभिकारक में Na कितने, अभिकारक में 1 है, और यहां पर भी उत्पादन में Na 1 है। ठीक, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये 2, और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 ने 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और यहां पर हाइड्रोजन को कितना करना है, हमें दोनों को संतुलित करना है, तो इसको कर देते हम 3 से गुणा और इसको कर देते 2 से गुणा। ठीक, यहां पर हो गए 3 दूसरा, यहां पर 2 से, ये 2, 2 दूनी 4, 2, यहां पर होता है 2, 2 2 4, यहां पर होता है 6 H2। यहां पर 2 से कर लेते हैं, इसको दोनों पर बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर किससे कर लेते हैं, इसको 2 से, यहां पर भी 4 हो गए, तो यहां पर भी 2 2 4, यहां पर भी 2 से कर लेते हैं। यहां पर भी 2, यहां पर भी हाइड्रोजन नहीं है और सोडियम बरोबर है, यहां पर भी 1 है, तो यहां पर भी 1 है। इस प्रकार हमारा हो गया 2Na प्लस H2O, 2Na प्लस H2O, 2NaOH प्लस H2। एक क्वेश्चन पक्का आएगा हमारे, एक क्वेश्चन आना ही है, किसमें, समीकरण को संतुलित कीजिए। यहां इसमें आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक क्वेश्चन आएगा, समीकरण को संतुलित कीजिए। यहां विस्थापन और द्रव्य विस्थापन में अभिक्रिया में अंतर, ये क्वेश्चन ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी में अंतर, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ये। और आगे ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। X के विलयन का उपयोग किसके में किया जाता है, सफेदी करने में, और X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। X का नाम और उसका क्या लिखना है, सूत्र, और ऊपर एक में दिए गए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। फिर उसमें X मिलेगा, X की किसके साथ अभिक्रिया करनी है, जल के साथ, और पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा इसका रासायनिक सूत्र CaO है। ठीक, सफेदी करने के लिए किसका किया जाता है काम, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, किसका काम किया जाता है सफेदी करने में, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का किस में उपयोग किया जाता है, सफेदी करने में, और इसकी जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, H2O जल CaOS, क्या होगा, CaO H2O CaOS। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बुझा हुआ सोना भी कहते हैं, और इसे किसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ सोना भी। आगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया अपसहित तथा उपसहित पदार्थों की पहचान कीजिए। किसकी करनी है, अपसहित और उपसहित। अब आपको बताने अपसहित पदार्थ क्या होता है, अपसहित जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, अपसहन। ऑक्सीजन की वृद्धि को अपसहन कहते हैं और ऑक्सीजन की हानि को क्या कहते हैं, उपसहन। सॉरी, ऑक्सीजन की वृद्धि को उपसहन कहते हैं और ऑक्सीजन की हानि को क्या कहते हैं, अपसहन। इसमें Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई है,
वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ और इसमें उपचयन हुआ है। क्या हुआ है इसमें? सोडियम का क्या हुआ है? सोडियम का उपचयन हुआ है, सोडियम का उपचयन, और इसमें ऑक्सीजन के क्या हुआ है? अपचयन। और ऑक्सीजन में आपने खुद की हानि हुई है ऑक्सीजन की, तो इसमें उपचयन या ऑक्सीकृत हो रहा है, तथा इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन। इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन। आगे ये CaOH2, CO किस में हुआ है? Cu में। तो इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन की हानि हुई है, ऑक्सीजन की क्या हुई है? हानि। CaO कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? ऑक्सीजन की हानि हुई है। ऑक्सीजन की हानि होने पर हम क्या कहेंगे कि कॉपर की क्या हुआ है? ऑक्सीजन की हानि हुई तो अपचयन हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन। इधर देखो, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस H2 जल में ऑक्सीकृत हो रही है और हाइड्रोजन का क्या हुआ है? अपचयन, उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन, हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है। और ऑक्सीजन के तो CaO का क्या हुआ है? अपचयन, और इसका हाइड्रोजन का क्या हुआ है? उपचयन। उपचयन और अपचयन में क्या है? अपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन की हानि, और उपचयन क्या होता है? और उपचयन क्या होता है? उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस जल H2 में ऑक्सीकृत है, उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन गैस, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि इसमें सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है, उपचयित हो रहा है। और ये ऑक्सीजन में इसमें हानि हुई तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है? Cu में ऑक्सीजन की हानि हो रही है तो Cu का क्या हुआ है? अपचयन। और हाइड्रोजन के में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकृत या उपचयन हो रहा है। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है एपी। फोर्थ क्वेश्चन है Fe2O3 2Al Al2O3 2Fe। ऊपर देखिए अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसमें बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है। इसमें संयोजन अभिक्रिया है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से पदार्थ संयोज करके एक कल पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से पदार्थ संयोज करके क्या बनाता है? एक कल उत्पाद बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर क्या होता है? दो अभिकारक मिलकर एक कल उत्पाद बनाता है, इसे संयोज के, इसे क्या कहते हैं? संयोजन। एकल उत्पाद। ठीक। और द्वितीय विस्थापन जिसमें दोनों तरफ से आयन का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन। इसमें इसका भी आदान प्रदान होता है और यहां पर होगा तो इसमें ये ले लेता और इसमें होगा तो ये ले लेता, दोनों के आदान प्रदान होते, उसे क्या कहते हैं? द्वितीय विस्थापन। आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। आयनों का प्रदान। वियोजन जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर एक या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यानी एकल अभिकारक टूटकर
एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद, दो से अधिक उत्पाद उसे क्या कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया कैसे है, जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ से अपना विस्थापित कर देता है, उसमें आयनों का क्या कर देता है, विस्थापन। जिसमें ये Fe2O3 जिसमें अधिक अभिक्रियाशील Al2 है, इसमें क्या कर दिया, O3 का क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया इसमें, और Fe अकेला रह गया। और इसमें क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम Al2, इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम Al2 इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, इसमें एल्यूमिनियम FeO3 से Fe को विस्थापित करके Al2O बना रहा है, और ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से अब देखो, एक श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है हमारे, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। अब हमारे जो सांस लेते हैं तो उसमें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन में जो भी श्वसन लेते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का, कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन होता है तो हमारे ऊर्जा के रूप में एटीपी निकलती है, ऊर्जा के रूप में एटीपी निकलती है तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मक्षेपी। और ऊष्मा ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मशोषी। तो ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी दो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऊष्मक्षेपी किसे कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्मक्षेपी करते हैं। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया यानी ऊष्मा निकलती है, इसमें क्या, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का वायु के ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 AQ से 6O2। से क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा एटीपी के रूप में। ये किसके रूप में होती है, एटीपी, एडिशन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि उसमें ऊर्जा हम श्वसन क्यों करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को विखंडन के लिए। ग्लूकोज को विखंडन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी के लिए एटीपी निकलती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के जाना। आगे क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया में अंतर, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या करना है, विस्थापन तथा द्रव्य विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या समीकरण। विस्थापन और द्रव्य विस्थापन हमने पहले भी समझा दिया था आपको। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। जैसे कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है, वो क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु से अपने परमाणु या अणु यौगिक के विस्थापित कर लेता है। यानी Zn है, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिसमें SO4 को विस्थापित कर देता है, ZnSO4 हो गया। और Cu है जो अकेला रह जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीकृत कर लेता है। ठीक, और द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का परस्पर विस्थापन होता है, यानी इसमें आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। किसका होता है, आयनों का परस्पर विस्थापन होता है, उसको क्या कहते हैं, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें Na2SO4 BaCl BaSO4 2NaCl, जिसमें SO4 चला गया Ba के पास, Cl चला गया Na के पास। ये आयनों का, इसका आयन ये विस्थापित हो गया इसमें, और ये Cl जो Na, ये आयन आपस में दोनों आयनों का विस्थापन कर दिया। इसे क्या कहते हैं, द्रव्य विस्थापन। दोनों आयनों दोनों तरफ से विस्थापन, परस्पर दोनों तरफ से विस्थापन होता है, इसे क्या कहते हैं, द्रव्य विस्थापन। BaClSO4 2NaCl। आगे अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए।
अब कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद अविलय अवस्था से प्राप्त होकर विलयन में निशे स्थिर हो जाता है, जिसे अवक्षेपण कहते हैं। जैसे कि एक उत्पाद है जो विलयन में निशे तल पर बैठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें अभिकारक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद विलय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में निशे स्थिर बैठ जाता है, यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण Na2SO4 BaCl, जिसमें BaCl2 SO4 2NaCl। ठीक, आगे हमारा दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण। दूसरे पार्ट का क्या नाम है चैप्टर का? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, ये थे हमारे मोस्ट क्वेश्चन, अम्ल, क्षार और लवण। मैं वापस आपको बता दूं, प्रथम पार्ट से पहले आएगा एक क्वेश्चन आएगा, मोस्ट है वो, समीकरण को संतुलित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट है, समीकरण को संतुलित कीजिए, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी में अंतर बताइए। एक है विस्थापन और द्रव्य विस्थापन में अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया बता देगी। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का एक ऐसा अभिक्रिया दे देगी जिसमें हमें पूछ लेगा कि इसमें किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। ठीक, उसमें सबसे एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ये भी एक पूछ ले। ये थे मेन प्रथम पार्ट के क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम दूसरे पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लो, भूल मत जाना। ठीक, अब है पित्तल एवं अम्ल क्या है? जो पहले हम अम्ल के बारे में बता देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये ट्रिक याद रखना, अनील अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, साथ में आप, जैसे कि मैं यहां पर इधर आ जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिसमें कि परीक्षा जाते जाते देखते जाओ तो आपको रिवीजन वापस हो जाएंगे ये मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ये तो कहने की बात ही भी नहीं। ठीक, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है? अब घरों में पीतल तांबे के बर्तन है, ये धातु है। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ, अब देखो धातु है, धातु की किसके साथ अभिक्रिया हुई? अम्ल के साथ। धातु की किसके साथ अभिक्रिया हुई? अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, लवण प्लस जल। ये लवण जो हानिकारक होता है और हानिकारक होता है जो हमारे हानि पहुंचाता है, जिसका सेवन हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीन, जो मैं अब आपको मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, इतने विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूं इस कारण क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें जल्दी कम टाइम में हमने स्कोर अच्छा करना है। ठीक है, ठीक। पीतल एवं तांबे बर्तनों में दही के पदार्थों को खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखा जाता? दही एवं खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं जो विषैले होते हैं। इस कारण दही एवं खट्टे पदार्थ को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक, जो मैंने पहले कहा वो ही है। आगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य तो कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। यानी धातु है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। जब हम देखो जांच कैसे करेंगे, हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे, उसके पास जल्दी हुई मोमबत्ती लेंगे तो वो फटफट की आवाज में ध्वनि उत्पन्न करते हुए जलती है।
इस कारण इसकी हम इस प्रकार से जांच करेंगे। जब एक अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। कौन सी गैस निकलती है? धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ZnSO4 की अभिक्रिया, उदाहरण के लिए जिंक व सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ZnH2SO4 ये होता है धातु, ये अम्ल ZnSO4H2 हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच के लिए गैस के समीप एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। जो गैस धमाके की आवाज के साथ ये हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो हमें ये ज्ञात पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, फटफट की आवाज में जलने लगती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है कोई धातु यौगिक A, तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ए है तो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अभिक्रिया कर बुध पदार्थ उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इसमें उत्पन्न गैस किसको बुझा देती है? जलती हुई मोमबत्ती को। हमने अभी पढ़ा है कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। तो हमको एक हिंट मिल गया कि किससे क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, बुझा जाती है। उत्पन्न यौगिक में कैल्शियम क्लोराइड है और ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl। कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखे। तो हमने पहले ही इतना हिंट दे दिया हमको कि HCl दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है और जल्दी मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है? H2 है और इसमें CaCl मिल गया, CaCl2। तो अब A निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ये देखो यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ H2 है तो यहाँ पर 2 करते हैं, इसमें कोई संशोधन नहीं है। अब Ca ये पहले में क्या आएगा? Ca कैल्शियम क्लोराइड है। इस अभिक्रिया के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट होगी जो उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो बुध पदार्थ उत्पन्न होती है जिसमें उत्पन्न गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जल्दी हुई मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉरी, जल्दी हुई मोमबत्ती को बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और फटफट की आवाज में जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। सॉरी, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो इतना हिंट मिल गया। A है 2 HCl CaCl2 3 ये तो दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में एक संतुलित समीकरण लिखा है। नहीं जल्दी मोमबत्ती को बुझा देती है इस धातु अभिक्रिया बुझा गैस जल्दी मोमबत्ती को बुझाती है। उत्पन्न गैस यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 है। ठीक, तो आगे 2 HCl CO2 तो यहां से CO निकल गया, यहां पर Ca नहीं CO2 है। ठीक, तो आगे धातु कैल्शियम कार्बोनेट है, उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। बुझाने वाली गैस कौन सी है? CaCO3 और इसके साथ किस और क्या निकलेगा? H2O। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर 3 होगी CaCO3। हमें यही पता लगाना पूछा है वही, और अभिक्रिया लिख दोगे तो सोने में सुहागा। ठीक, 2 HCl CaCl2 H2O प्लस CO2 ये सेम अभिक्रिया है जो मैंने ऊपर लिखी। ये ऐसे क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आने वाला है आरबीएससी बोर्ड में। आगे फोर्थ क्वेश्चन है अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों सुनिश्चित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाते समय, तनुकृत करते समय ये क्यों कहा जाता है कि हमें ये याद कराया जाता है कि अब इसको अम्ल को किस में मिलाना है? जल में, न कि जल को अम्ल में। क्योंकि अम्ल को जल में मिलाएंगे
तो अम्ल को तनुकृत करते समय के दौरान जल कभी भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल को जल में मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ऊष्मा क्या होती है? अधिक, और जो हमें पास खड़े व्यक्ति को चोट भी पहुंचा सकता है, जो हानि भी होती है, जिसमें मिश्रण पात्र से बाहर भी आ सकता है और समीप खड़े व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकती है। समीप खड़े व्यक्ति को हानि भी पहुंच सकती है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, 5 क्वेश्चन। अम्ल के तनुकृत करते समय हाइड्रोनिक आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अम्ल को तनुकृत करते समय उसमें उपस्थित अनआयनिक जल की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु H2O की मात्रा वही रहती है। परिणाम स्वरूप H2O की सांद्रता लगातार घटती जाती है। ठीक, अब है आगे CaOCl2 प्रचलित नाम किसका है? किसका नाम है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है ब्लासिंग पाउडर। इसका ये सूत्र है ब्लासिंग पाउडर का। ठीक, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक सूरण बनाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना किससे अभिक्रिया करता है? क्लोरीन की अभिक्रिया करके क्या बनाता है? विरंजक का सूरण। ठीक, ये 1-2 ऑप्शन में MCQ में पूछ सकते हैं। अब कठोर जल को मृत बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृत बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग, जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। Na2CO3 10H2O। और सोडियम हाइड्रोक्सन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? यह अभिक्रिया के समीकरण लिखे। सोडियम हाइड्रोजन, इसमें हीट दी, हीट ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। आगे मोस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ अभिक्रिया करनी है? जल के साथ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO1/2H2O। CaSO1/2H2O। CaSO4.H2O 12H2O क्या बन जाएगा? जिप्सम। CaSO4.2H2O। ये डेड, ये आधा, कितना हो गए? 2। ठीक, ये आधा, ये डेड, 2 हो गए। ठीक है, आगे अपच के उपचार के लिए, जो पेट में अपच होती है उसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? यानी पेट में अपच हो तो किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनाजेसिस, एंटीसीड, एंटीसेप्टिक या एंटीसीड। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसीड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसीड का उपयोग किया जाता है। अब जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? आगे, जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की उपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयन का विलयन नहीं हो जाता, हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के उत्तरदायी है। इसलिए अनुपस्थिति में, यानी जल की अनुपस्थिति में, जिसमें जल नहीं है, तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। हाइड्रोजन आयन का विलयन नहीं हो सकता है, जो हाइड्रोजन आयन की आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। इसकी अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते। हाइड्रोजन के बिना अम्लीय व्यवहार नहीं है। तो अम्ल का गुण है। अम्ल किसे कहते हैं? जिसमें H+ आयन होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन। अब बहुत मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजे दूध में क्या मिलाता है? थोड़ा बेकिंग सोडा।
ताजे दूध के पीएच के मान को 100 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? बेकिंग सोडा मिलाए तो ताजा दूध था, उसमें क्षारकीय बना। ताजे दूध के पीएच के मान को 100 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? और इस दूध को बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? ताजे दूध को क्षारकीय बनाता क्योंकि वो जल्दी देर खराब न हो जाए। दूध बेचने वाला ताजे दूध के पीएच से थोड़ा क्षारकीय स्थानांतरित कर देता क्योंकि ऐसा करने पर दूध अधिक समय तक खराब नहीं होगा। और ये दूध दही बनाने में अत्यधिक समय लेता है, क्यों? क्योंकि क्षारक को अम्ल में बदलने के लिए टाइम लगता है। दूध को क्षारकीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगता है, जबकि दूध का पीएच मान 100 होता है, जो अपेक्षाकृत कम समय में दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 100 होता है, जो पहले कम हो जाता है। इसको क्षारकीय बनाने पर इसमें अधिक समय लगता है। आगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधरोधी बर्तनों में क्यों नहीं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस अंधरोधी बर्तन, अंधरोधी मतलब है जिसमें जल के अणु नहीं होने चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, अंधरोधी। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिप्सम बना देता है, जो कठोर। सॉरी डिस्टर्ब के लिए। आगे, माफी चाहता हूं डिस्टर्ब के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधरोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी जल के संपर्क में आने पर लई जैसी संरचना बना देता है, जो शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय में परिवर्तित हो जाती है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को अंधरोधी बर्तनों में रखा जाता है। जो मैंने पहले कहा था वही है। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी हो जाए तो। अच्छा, छठा उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी अभी। अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करने लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। क्षार प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, KOH H2SO4 KSO4 H2, ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्वेश्चन है धावन सोडे और धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग। धोने के सोडे में जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और कांस और कागज के साबुन के निर्माण के लिए किया जाता है। और खाने के सोडे का उपयोग प्रति अम्ल में औषधि के घटक के रूप में और भोजन और पेयजल को योगदान में होता है। भोजन खाने के लिए हम खाने का सोडा काम में लेते हैं, कसूरी बनाने के लिए भी। 18वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये सब मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में पढ़ के जाना एक बार, ठीक। विरंजक सूरण का रासायनिक सूत्र लिखिए। Ca कौन सा विरंजक सूरण का रासायनिक सूत्र? ये होगा या ये या ये। इसमें CaOCl2, ये किसका सूत्र है? विरंजक। एक बार ये सूत्र वाले सभी बुक से पढ़ के जाना, सूत्र वाली किताब, ठीक है। आगे CaOCl2, ये इसके कार्य सूत्र सभी के उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, काम किस काम में उपयोग लिया जाता है, ये सभी पढ़ गए। जब से मैं क्रिस्टल के जल के कितने अणु होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ये थे हमारे दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया मोस्ट क्वेश्चन के। अब हम तीसरा चैप्टर क्या? धातु और अधातु। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? धातु और अधातु। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होने वाली धातु क्या है? मरकरी या पारा। चाकू से आसानी से काटे जाने वाली धातु सोडियम पोटेशियम। सोडियम ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। वो धातु जो ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है, चांदी। ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक कौन सी होती है? चांदी। और सोडियम को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। और लेड पारा धातु ऊष्मा की कुचालक होती है। और धातु होते हुए भी ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है? लेड या पीबी, लेड। ये क्या? धातु होते हुए भी ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे, अघात वर्धनीय तथा तन्यता।
आगे क्या, आघात वर्धन है तथा तने, आघात वर्धन है, आघात जिस पर पीटने पर बढ़ना उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धन है, बढ़ना। पीटने पर बढ़ने वाली धातु को क्या कहते हैं, उसको सादर के रूप में डाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। नहीं, आघात वर्धन का अर्थ है कि धातु को हथौड़े से पीट कर पतली सादर के रूप में डाला जा सकता है। आघात पीटना और वर्धन बढ़ना। ठीक, तन्यता, तने का अर्थ है कि धातु को खींचकर पतले तार में बनाया जा सकता है। तन्यता लंबी तार तक। यानी सबसे तन्य धातु का नाम पूछे तो क्या बताना है हमको, सोना। आगे तीसरा है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को, ये सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। सोडियम क्या अभिक्रियाशील धातु है, जो वायु में रखने पर वो किसी से भी अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। आग पकड़ने के लिए सबसे उत्तरदायी कौन से तत्व होता है, परमाणु होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या पकड़ लेती है, आग। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है। ज्वलन ताप है वह ताप जिस पर कोई धातु जलने लग जाती है, वह न्यूनतम ताप। ठीक है, और इसका ज्वलन ताप क्या होता है, अत्यंत कम होता है, न्यूनतम होता है। वायु के संपर्क में आने पर यह आग पकड़ लेता है, और सोडियम को वायु के संपर्क में रोकने के लिए सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे चौथा क्वेश्चन, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। यानी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उसके निकल आयरन के साथ H2SO4 की अभिक्रिया लिखिए। जब अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, और आयरन के साथ H2SO4 तो Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2, जिसमें SO4 Fe के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा। आगे जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर, मिलाने पर आयरन सल्फेट का हरा रंग फीका पड़ जाता है और आवरण निक्षेपित हो जाता है। यानी ZnFeSO4 रंगीन विलयन है और ZnSO4 FeSO4 आयरन है। Fe क्या है, आयरन, और सल्फेट, आयरन सल्फेट से जिंक सल्फेट बन जाता है। आगे ये क्वेश्चन कर लिया था। ठीक, आगे छठा क्वेश्चन, सोडियम ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। हम क्या करना, हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सोडियम के कितने होते हैं, Na। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, सोडियम के बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। तो पहले हम 2 पर ही, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 2 10, तीसरा 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने नंबर पर आता है, ऑक्सीजन आता है यहां पर बेस में कितने हो गए, ये सॉरी यहां पर से लिखते हैं। ठीक, और मैग्नीशियम कितने आता है, 2। ये सभी के तत्वों के इलेक्ट्रॉन की याद कर लेना कि ये कितने नंबर पर आता है, और ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। आगे क्वेश्चन, Na2O में उपस्थित आयन, कितने आयन उपस्थित है। धनायन कौन सा है, जिसमें Na धनायन है, और ऋणायन कौन सा है, MgOS है। MgOS में उपस्थित आयन के कौन कौन सा आयन उपस्थित है, इसमें Mg क्या है, धनायन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसे क्या कहते हैं, धनायन। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, ऋणायन। ऑक्सीजन ऋणायन है।
ठीक। अब क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों में क्या होता है? धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होने के कारण इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक यौगिक क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन निश्चित क्रम में संयोजित होते हैं, जिसमें अंतरायनिक बल अधिक होता है। अंतरायनिक बल के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब निम्न की परिभाषा लिखनी है, खनिज, अयस्क और गैंग की। किस किस की? खनिज, अयस्क और गैंग की। खनिज धातु युक्त पदार्थों को खनिज कहते हैं, जिसमें धातुओं के विभिन्न विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातु युक्त पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और अयस्क उस धातुओं खनिज जिसमें लाभप्रद ढंग से धातु को निष्कर्ष किया जाता है, जो लाभप्रद धातु है। जैसे कि भूपट्टी में बहुत सारी धातुएं होती हैं जिसमें हमें लाभदायक होती है, वो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जो अयस्क कहते हैं, जैसे लेड का अयस्क गैल्ना। और गैंग अयस्क के साथ पृथ्वी में निकालने पर अयस्क बाल चट्टानों व पदार्थ से दूषित होते हैं। यानी बालू है, चट्टानों, ये पदार्थ सभी क्या होते हैं? उससे दूषित होते हैं। और इसको खनिजों, बालू या चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियों को उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैंग। अशुद्धियों को क्या कहते हैं? उसके साथ उपस्थित होते हैं अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। आगे धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन से पाई जाती है? सोना और चांदी। सोना और चांदी ये कौन सी होती है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में अधिक कम क्रियाशील धातु है। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? लोहे की है, जो उसमें ग्रीस लगाकर या पेंट लगाकर जिंक की परत चढ़ाकर उपयोग, यानी जिंक की परत चढ़ाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यशत लेपन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यशत लेपन। ठीक, जिंक की परत चढ़ाकर। आगे 11वां, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को उस गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, कार्बन, लोहा या सिलिकॉन। जल में विलय कौन सा होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। यह भी मोस्ट क्वेश्चन है। आगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन ऑक्साइड को लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्यवहार अम्लीय। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2Cl2 ZnO2, ये भी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, कारण बताइए, किसके कारण बताइए? आगे प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बनाने में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। निष्कर्ष प्रकरण कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन में ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसका कारण बताना है क्यों किया जाता है। आगे पहला क्या? प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग धातु आभूषण बनाने में किया जाता है। प्लेटिनियम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये धातु सक्रियता श्रेणी के सबसे निम्नतम स्थान पर होती हैं, जो अभी कम अभिक्रियाशील धातु होती है। जल, ऑक्सीजन तथा अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होती है, उसे क्या कहते हैं? सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। और ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं है, संसारित भी नहीं होती हैं, इसको जंग भी नहीं लगती। ये धातु आघात वर्धन तन्य होती है, इसलिए इसे आभूषणों को विभिन्न डिजाइनों में सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है।
आगे एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एक सस्ती व शक्तिशाली धातु है जो जो न ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही गर्म जल के साथ, इस कारण ऊष्मा की सबसे ठोस अलग होती है। ठीक, तीसरा है चौथा, धातु कार्बोनेट धातु सल्फाइड को धातु में बदलना कठिन होता है, इस कारण इसको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है और ऑक्साइड में बदल कर क्या इसमें किस में बदल जाता है, ऑप्शन होता है धातु के, इसमें पहले धातु ऑक्साइडों में बदला आवश्यक होता है। धातु कार्बोनेट तथा सल्फाइड की तुलना में धातु ऑक्साइडों में ऑप्शन करना अधिक सरलता से होता है। अब आगे सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? जिसका एक धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को जो सूची प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ऐसे अवरोही क्रम में ये पोटेशियम सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसके बीच में घटती हुई अभिक्रियाशील मध्य में ये इसके अभिक्रियाशील पीबी लेड और सबसे क्या होते हैं सिल्वर और सोना और चांदी जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं। ये रहा, ये सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हैं सिल्वर और गोल्ड। आगे उपयुक्त इसमें कम तत्वों की क्रियाशीलता की जानकारी मिलती है। अब आगे निष्ठापन और वर्जन किसे कहते हैं? निष्ठापन और वर्जन में अंतर बताइए। वर्जन सल्फाइड आयस्क को वायु की सीमित मात्रा में सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वर्जन। वर्जन कहते हैं। वर्जन किसे कहते हैं? वायु के सल्फाइड आयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया, ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया सल्फाइड आयस्क को ऑक्सीजन में वर्जन और कार्बन आयस्क को ऑक्साइड में बदलने को क्या कहते हैं? निष्ठापन कहते हैं। कार्बन आयस्क को सीमित वायु के अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित होता है और इसे क्या कहते हैं? निष्ठापन कहते हैं। ये वर्जन। ये वर्जन की अभिक्रिया दी हुई है। ये सल्फाइड आयस्क है, इसको क्या में बदल दिया? ऑक्साइड में बदल दिया। ये निष्ठापन, ये कार्बोनेट गैस है, इसको क्या में बदल दिया? ऑक्साइड में बदल दिया। इसको क्या कहते हैं? ये वर्जन और निष्ठापन। सल्फाइड गैस को ऑक्सीजन में बदलने के वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने पर इसकी क्या कहते हैं? वर्जन। और कार्बोनेट गैस को सीमित मात्रा में गर्म करने पर क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निष्ठापन कहते हैं। ठीक, आगे है, ये भी हमारे क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मोस्ट थे इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से ये अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का। यानी एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया रॉयल का लैटिन शब्द 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल SNO3 का जो मिश्रण होता है ये गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से अम्ल में अकेले ये क्षमता नहीं होती है। एक्वारेजिया भवकता द्रवक होने के कारण प्रबल संसारित होता है। इन अभिकर्मों को में एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। आगे हमारा चैप्टर है फोर्थ चैप्टर में क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वयं अपचयित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर आ गया। फोर्थ चैप्टर कौन सा है? कार्बन है उसके यौगिक, और उसमें ऑक्सीकारक वे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, उसे स्वयं अपचयित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं और अन्य पदार्थ को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। आगे
सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे सार और कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? यानी एक श्रृंखलन गुणधर्म। कार्बन के कौन से गुणधर्म है? श्रृंखलन गुणधर्म। श्रृंखलन गुणधर्म कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। जिसमें कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन अभिक्रिया। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के परमाणु एकल द्विबंध तथा त्रिबंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कार्बन के परमाणु किस किस के कारण जुड़े होते हैं? एकल बंध, त्रिबंध और द्विबंध के कारण। और एक है चतुर्संयोजक। कौन है? चतुर्संयोजक। इन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, जो हर किसी से आसानी से बॉन्ड बना देते हैं। नहीं, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसके अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन, क्लोरीन तथा अनेक तत्वों के साथ कार्बन के विभिन्न यौगिक बनते हैं। आगे निम्न यौगिकों की संरचना बनाइए। निम्न यौगिकों को क्या बनानी है? संरचना। एथेनॉइक अम्ल, इसका नाम क्या है? एथेनॉइक अम्ल, ओइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र कौन सा होता है? CH2 C1OOS। ये किसकी है? एथेनॉइक अम्ल की संरचना है। यानी CH3OOS। ये किसकी संरचना है? एथेनॉइक अम्ल की संरचना है। आगे ब्रोमोप्रोटेन। आगे क्या? ब्रोमोपेंटेन। किसकी संरचना बनानी? ब्रोमोप्रोटेन, पेंटेन, ब्रोमो, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? ब्रोमोपेंटेन में 5 कार्बन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और एक होता है ब्रोमो, यानी ब्रोमीन जुड़ा होता है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। यहां पर CS, CS2CS3। ये किसकी संरचना? ब्रोमोपेंटेन। एक ब्यूटेनॉल, किसकी संरचना? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1, 2, 3, ये 4 कार्बन। ब्यूटेनॉल एल्कोहल क्या जुड़ा होता है? OS जुड़ा होता है। ये OS, CS2CS3। ये किसकी संरचना है? ब्यूटेनॉल की संरचना। ये किसकी संरचना? ब्यूटेनॉल की संरचना। आगे है हेक्सेनॉल। आगे किसकी है? हेक्सेनॉल की। ये IUPAC आएगी एग्जाम में। आगे हेक्सेनॉल। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। कितने? 6 कार्बन हेक्सेनॉल। और 6 कार्बन हाइड्रोजन। और नॉल मतलब CSO समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड समूह जुड़ा होता है। क्या होता है? CSO समूह। CH3 CS2 ये किसकी संरचना है? हेक्सेनॉल की संरचना। ये किसकी संरचना है? हेक्सेनॉल की संरचना। आगे हमें IUPAC देंगे और उसका क्या करना है? नामकरण करना है। आगे IUPAC देंगे, IUPAC का क्या करना है? नामकरण। IUPAC का नामकरण। ठीक, एक है ये IUPAC देगी, उसका नामकरण। जैसे कि हमने नामकरण दिया था, उसके IUPAC लिखिए। अब हमको क्या देंगे? IUPAC देंगे, उसका नामकरण करना है। ठीक है। एक है साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। किसमें? साबुन और अपमार्जक में। साबुन क्या होता है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला है कार्बन की, उसमें CH2O Na सोडियम या पोटेशियम की होती है। और ये कठोर जल में
प्रभावी नहीं होते, इसलिए जहाज नहीं बनता है। और इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल की संरचना भी पूछ ले। मिसेल की संरचना ये इस तरह से होती है, लंबी श्रृंखला होती है। लंबी श्रृंखला में ये साबुन होता है जो ये जल की कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। एग्जाम में मिसेल की संरचना भी पूछ ले, संरचना याद कर लेना। और अपमार्जक, अपमार्जक क्या होता है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम सल्फेट लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। ये कठोर जल में प्रभावी होते हैं, इसलिए जहाज बनता है। और इसकी सफाई प्रक्रिया में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। जल की कठोरता को कम करता है, जल की कठोरता को कम करता है। आगे अपमार्जकों का उपयोग, अपमार्जकों का उपयोग सूप एवं कपड़े के धोने के उत्पादन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? कपड़े धोने के उपयोग। ये केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट। आगे चैप्टर 5 जो है जय प्रक्रम में, जय प्रक्रम पाठ से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से, यानी जो जमीन से होते हैं जुड़े हुए हैं, तो मिट्टी से पोषक तत्व होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। और ऑक्सीजन है जो वायुमंडल से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। और जल ये सभी किससे होते हैं? जड़ों से देते हैं। और प्रकाश किससे लेता है? सूर्य से लेते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री रूप से पौधों को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। जल पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से ग्रहण किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ली जाती है। पौधों के प्रकाश संश्लेषण भागों में रंध्र उपस्थित होते हैं जिनमें होकर CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्कों तक पहुंचती है तथा मृदा से जुड़े अवशोषित जल जाइलम द्वारा प्रकाश संश्लेषण भाग तक पहुंचा दिया जाता है। जल किसके द्वारा पहुंचा दिया जाता है? जाइलम के द्वारा। जल से जाइलम पहुंचा दिया जाता है। जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा तने की सतह के द्वारा अवशोषित करते हैं। आगे हमारा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारा आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारा आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। किसकी कौन सी ग्रंथि द्वारा? जठर ग्रंथि द्वारा। हमारा आमाशय में क्या हो, कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल होता है। ये आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है जिसमें पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अम्ल का काम क्या है? HCl अम्ल का काम जो मैन है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, सक्रिय और अम्लीय माध्यम तैयार करता है। और जीवाणु देखो HCl अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ये भोजन को उपस्थित CA को कोमल बनाता है, पाइथोगोर वाल्व को खुलने में बंद होने के में नियंत्रित करता है। साथ ही ये वसा के अम्लीकरण में भी सहायता होता है। आगे पाचक एंजाइम का क्या काम है? कौन सा है? पाचक एंजाइम का क्या काम है? पाचक एंजाइम क्या कार्य है? एंजाइम क्या काम है? पाचक एंजाइम जो एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं। जैव उत्प्रेरक कौन से उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया को करने में सरलता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पाचक एंजाइम क्या है? कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है जो जीवों में उत्प्रेरक जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। किसकी बढ़ा देते हैं? रासायनिक जैव क्रियाओं की। जो हमारे पेट में जो भी खाना पचता है उसमें
एंजाइम काम में लिए जाते हैं। ये पाचक क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन को सुगम बनाता है। किस किस को बनाता है? कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में होता है, प्रोटीन का पाचन पेट में होता है हमारे, और वसा के पाचन हाथ में। मुंह गुआ में एमिलेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेस एंजाइम, जो कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करता है, जिसे माल्टोज में बदलता है। उदर में लाइपेज एंजाइम होता है, एंजाइम जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और छोटी आंत में सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज क्रमशः वसा, सुक्रोज, माल्टोज, दूध, शर्करा को पाचन करता है। अतः पाचक एंजाइम हमारी पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। पाचन के एंजाइम क्या करते हैं? हमारी पाचन एंजाइम पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए सूत्रांतर में कैसे अभिक्लिप्त होता है? पचे हुए भोजन को अवशोषण करने के लिए सूत्रांतर में दीर्घग्राम होते हैं। क्या होता है? दीर्घग्राम, जिसमें खून की बहुत सारी वक्तकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, खून की नलियां होती हैं, जैसे अंगुली नुमा संरचना होती है दीर्घग्राम, इसमें खून होता है। और पचा हुआ भोजन, इसमें पोषक तत्व सभी खून में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता है, और ये जहां पर आवश्यकता अनुसार सभी को भेज देता है। यानी छोटी आंत में क्षुद्रांतरों की भीतरी सतह में अत्यंत असंख्यक अंगुली संतृ रचना कोष या सूक्ष्म रंसा कोष पाए जाते हैं। ये क्षुद्रांतर के अवशोषी सतह को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं। ये प्रत्येक रंसा कोष में रुधिर वाहिकाओं, रंसा कोष या दीर्घग्राम को सेम ही है, रुधिर वाहिक कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं को जाल फैला रहता है। ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा तथा अन्य भोज्य पदार्थों का अवशोषण करके रुधिर कोशिकाओं द्वारा होता है। तो अतः सूत्रांतर को पचे हुए भोजन का अवशोषण का स्तंभ माना जाता है। सूत्रांतर को पचे हुए भोजन का अवशोषण का स्थान किसे माना जाता है? छोटी आंत को सूत्रांतर सेमी। 5वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? ये प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ पर होता है? सूत्रांतर में होता है। कहाँ पर होता है? सूत्रांतर में। यानी हमारे शरीर में वसा का पाचन आर नाल में लाइपेज नामक विकार द्वारा किया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है, जो किस में क्या काम करता है? वसा का पाचन करता है। पीत रस है जो पित्ताशय द्वारा छोड़ा जाता है, और पीत रस क्या करता है? जो पीत रस में उपस्थित पीत लवण वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में अम्लीकरण कर देता है, अम्लीकरण करते हैं। जो जठर ग्रंथियां, जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंतीय रस में लाइपेज एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये अम्लीकृत वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस प्रक्रम को वसा का पाचन होता है। आगे, भोजन में लार की क्या भूमिका है? हमारे भोजन में लार की क्या भूमिका है? लार की भूमिका, लार है, लार में एक एमिलेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेस या टाइलेज को सेम ही है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और भोजन को गीला करके निगलने में सहायता करता है। लार यानी लार भोजन को गीला करना चिकना करता है, जो भोजन को सफा नेत्र निगलने में आसानी होती है। इसमें लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम विक्रम मंड माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ये लार दांतों के बीच फंसे हुए अन्य कणों को निकालने में सहायता करता है। भोजन में पीत रस की क्या भूमिका है? सातवां क्वेश्चन, भोजन के पाचन में पीत रस की क्या भूमिका है? पीत रस भोजन को चबाने पचाने में किस प्रकार काम किया जाता है? जो पहले मैंने आपको बता दिया था, पीत रस का स्राव यकृत से होता है। निम्न प्रकार भोजन को पचाने में सहायता होता है। ये आंत भोजन के अम्लीय माध्यम को समाप्त करके माध्यम के सार की बनाता है। ये भोजन जैसे कि आंत से आया, ये आमाशय से आया भोजन, आमाशय आया, यहाँ पर यकृत होता है, यकृत से पीत रस होता है जो अम्लीय माध्यम होता है, ये इसको सार की बनाता है तो भोजन को। और भोजन का पाचन ये वसा अणुओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, तोड़ देता है, जिसमें वसाओं का पाचन सुगम हो जाता है। ठीक, अमीबा में पोषण की विधि है।
अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण अमीबा भोजन कोशिकाओं को संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जाता है। अमीबा की संरचना कोई सेम नहीं होती, कोई भी फिक्स नहीं होती। अमीबा की संरचना कैसे भी हो जाती है, जैसे कि इसने भोजन को यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसकी संरचना ऐसे हो गई और ये प्रवर्धक बना दे, इसको घेर लेता है, जिसके रिक्तिका बनाते, खाद्य रिक्तिका और बना देता है और भोजन का पाचन कर लेता है। यानी ये सूक्ष्म कीटों तथा डायपर्स को खाता है। ये जल में तैरते हुए भोजन कणों का अमीबा के संपर्क में आते हैं तो अमीबा पादप उत्पन्न कर लेता है। ये कैसे करता है, तो पादप उत्पन्न करता है उंगली जैसे, और ये पादप भोजन कणों को सारा और घेर लेता है और एक रिक्तिका बना देता है, खाद्य रिक्तिका बना देता है। क्या बना देता है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका बना लेता है जिसे खाद्यदानी कहते हैं। खाद्यदानी से भोजन के कणों का पाचन कर लिया जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में होने वाली मुख्य 3 घटनाओं का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकरण में होने वाले प्रकाश संश्लेषण में CO2 6CO2 + 12 H2O, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 प्लस ये क्या है, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले अभिक्रिया ये याद कर लेना। फिर 6O2 + 6H2O, ये प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। क्लोरोफिल द्वारा किसको अवशोषित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या करना है, अपघटन। ये जल अणु है, जल अणुओं का किसका अपघटन करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश को इकट्ठा कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का किस में अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट। आगे क्यों सर, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। श्वसन की क्रिया में श्वसन लेते हैं, उसकी क्रिया में खींची गई वायु फेफड़ों की कुपिकाओं में भर जाती है। फेफड़ों में कुपिकाएं होती है, उसमें भर जाती है। फेफड़ों के अंदर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। ये लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को ले लेता है। यानी प्रतिकापी संयोजकता होती है, अतः वायु कुपिकाओं में विस्तृत होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अणुओं से बन जाता है और रुधिर इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की कमी वाले स्तकों तक पहुंचा देता है। CO कार्बन में, रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 ये रुधिर में विलय होती है, तक लाई जाती है। वायु कुपिकाओं में CO2 की सांद्रता कम होने के कारण रुधिर में ये विस्तृत होकर फेफड़ों तक आ जाती है, तो CO2 युक्त निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। उच्च श्वसन यानी शरीर को, श्वसन को वायु को अंदर लाना और निःश्वसन यानी शरीर वायु को बाहर छोड़ना। यानी कि ये फेफड़े यहां से ही वायु आई फेफड़ों में कुपिकाएं होती हैं। इतनी गुबार जैसी संरचना होती है कुपिकाएं, इस गुबार जैसी संरचना होती है बहुत सारी। और इसमें इसके पास खून की, रक्त की वाहिकाएं होती हैं। रक्त की वाहिकाएं होती है तो यहाँ से खून आ जाता है और खून कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कुपिकाओं में भर लिया जाता है। और ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन के ग्राही कौन सा होता है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को बंधुत्व रखने वाला हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर वापस फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। आगे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं।
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करने करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है। क्या काम करना है? हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना है, जो मैंने पहले बता दिया। इसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में भी बन सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता में कमी हो जाए। हीमोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? फलस्वरूप भोजन पदार्थों के ऑक्सीजन की बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी भोजन का विखंडन किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है, ग्लूकोज का विखंडन। और ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो हम ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यानी ऐसा होने से शरीर के विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इसके कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है, शरीर में थकान रहने लगती है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोगों को रक्ताल्पता कहते हैं, रक्ताल्पता। इसकी अत्यधिक कमी से रोगी को मृत्यु भी हो सकती है। आगे मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से? इन घटकों के क्या काम है? मानव में वहन तंत्र के घटक निम्न के हृदय पंपिंग स्टेशन है, यानी खून को पंप करने का काम किसका है? हृदय का है। ये रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करता है। रुधिर को क्या करता है? विभिन्न अंगों में पंप करता है। धमनियां, ये मोटी भीति वाली रुधिर वाहिकाएं होती है जो हृदय से रुधिर को विभिन्न अंगों से पहुंचाती है। यानी धमनियां क्या करती है? हृदय से रुधिर को, ये ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाने का काम किसका है? धमनी का। और शिराएं का काम क्या है? ये पतली भीति वाली वाहिका होती है जो विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित कर हृदय तक लाती है। यानी वी ऑक्सीजनित रुधिर को लेके कौन आता है? शिराएं। वी ऑक्सीजनित रुधिर को कौन लेके आता है? शिराएं। और केशिकाएं क्या होती है? अत्यधिक पतली संकीर्ण वाहिकाएं होती है जो धमनियों के सिरों से जोड़ती है। धमनियों को सिरों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? केशिकाएं। और रुधिर में एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक होते हैं जैसे भोजन, ऑक्सीजन, लवणों, विक्रो, हार्मोनों तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। कौन से? ये रुधिर है। रुधिर एक प्लाज्मा होती है। आगे मनुष्य में दो परिसंचरण ना, आगे मनुष्य में दो परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है? मनुष्य में दो परिसंचरण, यानी मनुष्य में हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4। 2 अलीन तथा 2 नीले। ऐसी व्यवस्था होने के मनुष्य में शुद्ध ऑक्सीकृत तथा अशुद्ध अनऑक्सीकृत रुधिर पृथक रहता है। यानी हृदय होता है, हृदय में अलिंद होता है ऊपर, 2 अलिंद, ये होता है नीले, जिसमें ये विऑक्सीजनित आता है। यहाँ से दाया नीले अलिंद में आता है, अलिंद में नीले में आता है, नीले से होकर भेज दिया जाता है फेफड़ों से वापिस आता है। यहाँ से शुद्ध होकर आता है तो वापिस यहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये 2 परिसंचरण। एक बार आता है खून आता है ऑक्सीजनित, एक होता है विऑक्सीजनित खून आता है। ठीक, 2 बार गुजरता है। पहले चक्र में अशुद्ध रुधिर को हृदय फेफड़ों से ऑक्सीकृत होने के लिए पंप करता है और फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर वापस बाहर नीले में आता है, जहां से दूसरे चक्र में इसे विभिन्न अंगों तक पंप कर दिया जाता है। शरीर के अंगों से अशुद्धि रुधिर पुनः हृदय के दाएं अलिंद में आता है। अतः रुधिर का परिसंचरण 2 बार होता है। रुधिर का कितने बार होता है? एक बार होता है कि अशुद्ध रक्त है जो फेफड़ों तक फेंक दिया जाता है वापिस, और वापिस शुद्ध रक्त आता है जो शरीर के अन्य भागों तक का पहुंचा दिया जाता है। कितनी बार आता है? रक्त 2 बार आता है, इस कारण इसे कहते हैं 2 परिसंचरण। परिसंचरण होने के कारण शरीर के विभिन्न ऊतकों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती है। मनुष्य में नियतापी होने के कारण ताप नियंत्रण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो श्वसन के लिए प्राप्त होती है।
आगे क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 के परिवहन व्यवस्था का चित्र आलेख वर्णन कीजिए। मनुष्य के हृदय अपने एक चक्र में रुधिर को 2 बार पंप करता है। हृदय कितना करता है? रुधिर को 2 बार पंप करता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस महाशिरा हृदय तक में खुलता है और ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से अब महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक भेज दिया जाता है। शरीर के ऊतकों तथा CO2 ऊतकों से CO2 युक्त शिराओं से महाधमनी शिरों से महाशिरा में आता है, जो CO2 युक्त रुधिर को पुनः हृदय में लाती है। CO2 युक्त रुधिर अब हृदय के फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दिया जाता है। फेफड़ों में जाकर CO2 रुधिर रक्तगाम चली जाती है, यहाँ से CO2 के बाद निकाल दी जाती है। यानी कि मनुष्य का हृदय अपने एक चक्र में 2 बार रुधिर को कितने बार पंप करता है? 2 बार, जिसे दोहरी परिसंचरण कहता है। फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस महाशिरा, ये फेफड़े, ये फेफड़े, ये है हृदय, ये हृदय। फेफड़ों से यहां पर ऑक्सीजनित रुधिर, ये कौन सा है? ऑक्सीजनित रुधिर फेफड़ों से उपस्थित वायु कुपिकाओं से, यहां से वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस महाशिरा हृदय में खुलता है। यहां कौन सा है? फुफ्फुस महाशिरा, महाशिरा हृदय में खुलता है। हृदय में खुलता है ऑक्सीजनित रुधिर हृदय से अब महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है। यहां से आया दाएं नीलम, अलिंद में से नीले से वापस यहां पर जाकर किस में फेंक दिया जाता है? पूरे शरीर में। ये उत्तक है, उत्तक तक भेज दिया जाता है। ये कहां से भेज दिया जाता है? महाधमनी द्वारा। ये कौन सी है? महाधमनी द्वारा। फिर यहां से आया रक्त, ऑक्सीजन विऑक्सीजनित, यहां से इसमें नीले में विऑक्सीजनित रक्त आया, विऑक्सीजनित हृदय के अलिंद में आता है, अलिंद से नीले में वापस विऑक्सीजनित किस में फेंक दिया जाता है? फेफड़ों में। शरीर में ऊतकों से CO2 युक्त रुधिर शिरों से महाशिरा में आता है, जो CO2 युक्त रुधिर को पुनः हृदय में लाती है। जो CO2 युक्त रुधिर अब हृदय के फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में भेज दी जाती है। फेफड़ों में जाकर CO2 युक्त कुपिकाओं में चली जाती है, जहां से CO2 वायु से बाहर निकाल दी जाती है। आगे उससे संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है? यानी उस संगठित पादपों में वहन, अब हमने पहले पढ़ा था जंतुओं में वहन, अब है पादपों में वहन। लेकिन जाइलम ये ऊतकों जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न विभागों में वहन करता है। जाइलम का काम क्या है? ये जाइलम का काम है ये जल को, किसको? जल को जड़ों द्वारा अवशोषित जल खनिज लवणों को शरीर के अन्य भागों तक। फलों में ये पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के फलरूप बने कार्बनिक भोज्य पदार्थों तथा हार्मोन्स का पौधों के विभिन्न भागों में वहन करता है। ये किसका काम है? फ्लोएम का, जाइलम और फ्लोएम। आगे पादप हार्मोन, पादप में जल तथा खनिज लवणों का वहन कैसे होता है? पादप में जल इसके घुलित लवणों परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा किया जाता है। जो जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाएं आपस में संबंध होकर पादप की जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक अनवरत जल संचालन मार्ग बनाती है। ऐसे अनेक मार्ग पौधों के पौंसा विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। पौधों की पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें अनावृत जैसे जल है, जल किसके द्वारा आता है? जाइलम के द्वारा। जड़ों से पत्तियों तक आता है, पत्तियों से फिर यहां से पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्रों में वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों में पानी का वाष्प के रूप में बदलना। सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश से पानी का किस में बदल रहा है? वाष्प के रूप में बदल रहा है। ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन से पानी ऊपर की ओर आता रहता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसमें अनवरत जल मार्ग में वाष्पोत्सर्जन आकर्षण होता है, यानी अपकर्षण, पानी को आकर्षण करता है, उत्पन्न होता है। साथ ही जल अणुओं के संचरण तथा आसंजन क्षमता भी पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का एक सतत स्तंभ बना रहता है। यानी पत्तियों से जड़ों से पत्तियों तक पानी कैसे पहुंचता है? एक है जाइलम द्वारा, एक वाष्पोत्सर्जन द्वारा।
आगे पौधों और जंतुओं में भोज्य पदार्थ उत्सर्जित पदार्थ बताइए। पौधों और जंतुओं में उत्सर्जित पदार्थ CO2, पीट, लवण, नत्रजंत्री, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण और जल। और पौधों में अमोनिया जो पत्तियों में एकत्रित होता है, गोंद, रेजिक, घुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। जीव जनन कैसे करते हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं? ये सॉरी 8वां क्वेश्चन है, चैप्टर है, ठीक है। द्विखंडन तथा बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन है जो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न? द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर। द्विखंडन ये प्राय अनुकूलित परिस्थितियों में होता है, इसमें केंद्र 2 पुत्री कोटिकाओं में विभाजित होता है। नाम ये द्वि यानी 2 विभाजित होता है, जिसमें केंद्र के विभाजन के साथ साथ कोशिका जीव द्रव्य का विभाजन भी होता है। इसमें एकमात्र जीव से 2 संतति प्राप्त होती है। एकमात्र जीव से कितनी संतति प्राप्त होती है? 2। आगे बहुखंडन है जिसमें बहुत सारे विभाजन होता है। यह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें केंद्र का अनेक संतति केंद्रों में विभाजित हो जाती है। इसमें केंद्र का विभाजन होने के पश्चात प्रत्येक संतति केंद्र के सारा और थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है, और इसमें एकमात्र जीव में अनेक संतति जीव उत्पन्न होता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं? बीजाणु प्राय पौधों में पाया जाता है। बीजाणु के ऊपर एक मोटी रस्सी आवरण होता है जो इनकी प्रतिकूल पर्यावरण से रक्षा करता है। बीज के ऊपर जो रस्सी आवरण होता है वो क्या है? प्रतिकूल पर्यावरण से रक्षा करता है। हल्के होने के कारण वायु द्वारा इनका प्रकीर्णन सरल होता है। हल्के होने का एक जगह से दूसरी जगह सरलता से अनुकूल परिस्थितियों में जैसे कि उचित ताप, नमी, भोज्य पदार्थ आदि मिलने पर बीजाणु अंकुरित करके नए जीव को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपोस या म्यूकर। आगे परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागकों से परागकणों का वर्तिकांग तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। प्रश्न, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? सेम ही है। परागण क्रिया तथा निषेचन में अंतर। परागण में परागकोश पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकांग तक पहुंचना परागकण कहलाता है। परागकोश से परागकणों का कहां पर पहुंचना? स्त्री मादा पौधे हैं उसमें पुष्प के मादा भाग वर्तिकांग तक पहुंचना परागकण कहलाता है। यह क्रिया किसी माध्यम जैसे वायु, जल, कीट या पक्षी द्वारा की जाती है। यह क्रिया निषेचन से पहले होती है। यह क्रिया किससे पहले होती है? निषेचन से पहले होती है। इसे क्या कहते हैं? परागकण कहलाता है। निषेचन ये नर तथा मादा युग्मों को मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मों को मिलने की क्रिया को। नर युग्म परागकण नलिकाओं के माध्यम से मादा युग्म तक पहुंचता है। यह क्रिया परागकणों के पश्चात होती है। आगे शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि का प्रोस्टेट ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग होते हैं। शुक्राशय एक पोषक तरल पदार्थ स्रावित करता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाता है। यह तरल शुक्राणुओं का पोषण करता है जिसकी सुरक्षा प्रदान करता है। शुक्राशय पहले प्रोस्टेट ग्रंथि है जो नर जनन तंत्र के भाग होते हैं, दोनों ही शुक्राशय तथा प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय क्या करता है? एक पोषक तरल पदार्थ बनाता है जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है, और ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? शुक्राशय। इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे सक्रिय बनाने
बनाए रखता है। ये तरल स्त्री के योनि के अम्लीय प्रभाव को कम करने में शुक्राणु की रक्षा करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? जो अम्लीय तरल पदार्थ स्रावित करता है, ये वीर्य के लगभग 25% भाग बनाता है। इसमें उपस्थित पदार्थ शुक्राणु को स्कंद तथा रोकता है तथा इसे सक्रिय रखता है। आगे अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभप्रद है। कैसे? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ होते हैं? अलैंगिक जनन में केवल एक जीवधारी के लक्षण ही संतति जीव में आते हैं। इन अलैंगिक जनन केवल एक जीव जनन करते हैं। इस संतति में आनुवांशिक यौन क्षीण होता है, जिसमें जनन द्रव्य में विभिन्नताओं की संभावना कम होती है। लैंगिक जनन निम्नलिखित कारणों से अलैंगिक जनन की अपेक्षा से लाभदायक। लैंगिक जनन नर तथा मादा सम्मिलन से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिससे दो प्रकार के जनन द्रव्यों का मिलन होता है। इस संतति जीवों में विभिन्नताओं की संभावना होती है। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं, जिससे विकास की दिशा को नए आयाम प्राप्त होता है। आगे लैंगिक जनन में उत्पन्न जीवों की श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है, जैसे संकर ओज अधिक होते हैं। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं? विभिन्न विधियां। मादा द्वारा गर्भ धारण न होने देना गर्भ निरोधक कहलाता है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। प्रथम है रासायनिक विधि। प्रथम कौन सी है? अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मादा में निषेचन क्रिया से रोक सकते हैं। ऐसी अनेक गोलियां बाजारों में उपलब्ध है, जिसे खाने से गर्भ धारण नहीं हो पाता है। इसका झाग की गोली, जेली तथा विभिन्न क्रीमों के उपयोग से गर्भ धारण को रोका जा सकता है। रासायनिक विधि द्वारा हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। शल्य विधि। अब पुरुष नसबंदी तथा स्त्री नसबंदी द्वारा विशेष क्रियाओं को बाधित किया जा सकता है। यानी पुरुष की नसबंदी कर देते, या पुरुष की नसबंदी करने से वीर्य है जो शुक्राणु प्रवाहित नहीं होंगे तो गर्भ धारण भी नहीं होगा। यहाँ स्त्री नसबंदी के द्वारा निषेचन क्रिया, स्त्री नसबंदी करने से वीर्य अंडाशय से नहीं मिल पाते हैं, बाधित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कुशल चिकित्सकों द्वारा पुरुषों के शुक्रवाहिनी तथा स्त्रियों के अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। इसमें शुक्राशयों के अंडाणु से मिलना नहीं हो जाता। शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलेगा तो गर्भ धारण भी नहीं होगा। ठीक है। भौतिक विधियां। इन विधियों कुछ उपकरणों द्वारा शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने को रोक दिया जाता है। पुरुष कंडोम, स्त्री कंडोम, ये भौतिक विधियां उपयोग में करके हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। आगे गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या कारण हैं? गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के निम्नलिखित कारण है। इसके द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। गर्भ निरोधक रोकने के लिए क्यों रोका जा सकता है? कि जनसंख्या को कम करने के लिए। इसके द्वारा अवांछनीय संतान से बचा जा सकता है। आगे इसके द्वारा जल्दी गर्भ धारण को रोका जा सकता है, क्योंकि जल्दी गर्भ धारण से स्त्री के स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जल्दी गर्भ धारण को भी रोका जा सकता है। कुछ गर्भ निरोधक युक्तियां यौन संचारित रोगों से बचाने की सहायता करती है। परिवार नियोजन तथा अपना खुशहाल जीवन यापन के लिए जरूरी है। चैप्टर 8वां आनुवांशिकी। कौन सा है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी की परिभाषा लिखिए। आनुवांशिकी में आनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए। आनुवांशिकता के संबंध में मेंडल का क्या योगदान रहा है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत होना तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए तथा आनुवांशिकी क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों को तथा उसकी संतति में वंशानुगत होने वाले उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एक वंशानुगत होने वाले विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग तथा वंशानुगत नियम प्रतिपादित किए, उन्होंने कार्यों को सन 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित किया। मेंडल के कार्यों के आधार पर
उन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जा सकता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। अब मेंडल के आनुवंशिकता के प्रभाविता का नियम को समझाइए। प्रभाविता का नियम, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी एक जोड़ी विपरीत पौधों वाले संकरण कराया जाता है। प्रथम पीढ़ी में उनमें से केवल एक लक्षण परिलक्षित तथा प्रकट होता है तथा दूसरा छिप जाता है। प्रकट होने वाले लक्षण वंश प्रभावी तथा छिपा हुआ अप्रभावी होता है। प्रकट होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी, और छिपे हुए को क्या कहते हैं? अप्रभावी। आगे, मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण को कैसे समझा जा सकता है? मानव में उपस्थित लिंग गुणसूत्र द्वारा बच्चों के लिंग निर्धारण को समझा जा सकता है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें एक जोड़ी है जो लिंग का निर्धारण करते हैं। एक जोड़ी लिंग का निर्धारण करते हैं। यदि पुरुष है, पुरुष, ये स्त्री, पुरुष में XY गुणसूत्र होता है, स्त्री में XX गुणसूत्र। यदि पुरुष का X गुणसूत्र है, स्त्री का X गुणसूत्र होता है, तो XX गुणसूत्र या क्या बनता है? लड़की। ठीक, पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र मिलता तो भी क्या बनते? लड़की। यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र मिलता तो क्या बनता? लड़का, XY। ये भी लड़का बनता है, XY गुणसूत्र। यानी पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्रों में, जिसमें X तथा दूसरा गुणसूत्र Y होता है। पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2 होते हैं। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आधे गुणसूत्र X गुणसूत्रों को तथा आधे गुणसूत्र Y गुणसूत्रों को धारण करते हैं। स्त्री में केवल एक अंडाणु बनता है, जिसमें X गुणसूत्र होता है। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र रहता है? X। जब X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु के X संलयन में करता है तो उत्पन्न होने वाले प्रकार संतान की लड़की होती है। यदि X गुणसूत्र अंडाणु के X गुणसूत्र मिलता है तो क्या होती है? लड़की होती है। जब Y गुणसूत्र शुक्राणु के X गुणसूत्र चयन होता है तो क्या होता है? लड़का होता है। आगे अंतिम है जो बायो का ये चैप्टर है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हमारा पर्यावरण। आगे हमारा पर्यावरण। तेरा हमारा पर्यावरण। पोषी स्तर क्या है? एक 8 श्रृंखला का उदाहरण दीजिए जिसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। पोषी स्तर, हरे पौधे सौर ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। हरे पौधे किसकी सहायता से भोजन बनाते हैं? अपने सौर ऊर्जा की सहायता से। इन पौधों को शाकाहारी प्राणियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसे मांसाहारी प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो है ये घास है, घास को कौन खाता है? कोई भी है। हरे पौधे जो सौर ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं उसको कौन खाता है? कोई मांसाहारी द्वारा। इसको शाकाहारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। घास को खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी। और शाकाहारी को वापस कौन खाता है? मांसाहारी खाता है। मांसाहारी को भी मांसाहारी ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार के बाद में आहार के अनुसार विभिन्न प्राणियों में एक श्रृंखला निर्मित होती है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषी स्तर कहलाती है। आहार श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषी स्तर। आहार श्रृंखला नीचे दी गई है। घास है, घास को कीट खाए, कीट को कौन खाता है? मेढक को सरप को क्या खाता है? बाज। उपयुक्त आहार श्रृंखला के में 5 पोषी स्तर है। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। प्रथम पोषी स्तर क्या है? घास। प्रथम पोषी स्तर क्या है? घास, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, उत्पाद। प्रथम पोषी स्तर है घास। प्रथम पोषी स्तर घास है। जो सवय पोषी है, जो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। द्वितीय पोषी स्तर कीट है, जो शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय पोषी स्तर मेढक है, जो मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। ये उत्पाद है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उपभोक्ता। चतुर्थ पोषी स्तर
सरप है और 5 पोषक स्तर क्या है, बाज है। ठीक, परितंत्र अपमार्जक की क्या भूमिका है? अपमार्जक क्या होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है परितंत्र में? परितंत्र अपमार्जक की क्या भूमिका है? परितंत्र अपमार्जक का प्रमुख स्थान है। परितंत्र अपमार्जकों का क्या है, प्रमुख स्थान है। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव अपमार्जकों का कार्य करते हैं। ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के मृत शरीरों पर आक्रमण कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थ में बदल देते हैं। ये क्या है, पेड़ पौधे, कोई भी टूटी हुई पेड़ पौधों की शाखा है उसको अपघटित कर देते हैं और जीवाणु को मर जाते हैं, उसके हड्डियों को अपघटित कर देते हैं। उसमें क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को किस में बदल देता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार कचरा जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, जंतुओं के मल मूत्र, पौधों के सड़े गले भाग अपमार्जकों द्वारा अपघटित कर लिया जाता है। इस प्रकार पदार्थों पुनः संकरण में अपमार्जक सहायता करता है, जो वातावरण को स्वस्थ बनाने में काम करता है या बनाए रखता है। अब ओजोन क्या है, ओजोन परत के बारे में। ओजोन एक गैस है जिसका अणु सूत्र क्या है, O है। इसका प्रत्येक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणु सूत्र क्या है, O3 है। जो किससे बना होता है, प्रत्येक अणु 3 परमाणु से बना होता है। ओजोन गैस की परत वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। यह भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अतः पृथ्वी के जीवों को पराबैंगनी किरणों के आघात तथा प्रभाव से बचाती है। पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन से, जो पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 है, O2 से पराबैंगनी किरणें, ये यूवी पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को तोड़ देती है। ऑक्सीजन को तोड़ने के बाद ये ऑक्सीजन है और एक टूटा हुआ है, उसके साथ संयोज करके क्या बन जाते थे, प्रकाश के पराबैंगनी O3 बना देते। क्या बनता है, O3, जो क्या है, यह ओजोन है। O3 किसका सूत्र है, ओजोन का। यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती है और मानव सहित विभिन्न जीवधारियों के घातक रोग, कैंसर, आंख का रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। आगे आप कचरा निपटान की समस्या को समाप्त कम करने के लिए क्या उपयोग, कचरा निपटान की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। हम जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण कचरे को अलग अलग कर लेंगे। अजैव निम्नीकरण पदार्थ को पुनः संस्करण हेतु कारखाने भेज दे जाते, जिससे इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ का उपयोग ह्यूमस या खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पौधों की उस खाद की उपलब्धता हो सके। आगे जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन क्या है, जैव आवर्धन के विभिन्न स्तरों पर जैव आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के प्रभाव भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। फसलों में अनेक रसायन जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक, शाकनाशी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग कुछ भाग मृदा में मिल जाता है और जो पौधे द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि इनका कुछ भाग वर्षा जल के साथ घुलकर जलाशयों में चला जाता है। जो फसल को हम यूरिया देते हैं, जो भी फसल को बढ़ाने के लिए, जो नदी नालों में बहकर चले जाते हैं, नदी नालों में बहने हुए नदी में वो जीव होते हैं, जीवों को हानि पहुंचा देते हैं, तो वो पोषक खाद्य श्रृंखला में चले जाते, खाद्य श्रृंखला से हमारे को भी हानि, जिससे ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। ये रासायनिक अजैव निम्नीकरण होते हैं, जो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में संचित होते जाते हैं। इस प्रक्रम को जैव आवर्धन कहते हैं। हाँ, विभिन्न पोषक स्तरों में रसायनों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे आहार श्रृंखला की श्रेणी बढ़ती जाती है, रसायनों की सांद्रता में अधिकता होती जाती है और इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। चार क्वेश्चन, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे द्वारा
उत्पादित अजैविक पदार्थ प्लास्टिक, चमड़ा, काष्ठ, डीडीटी आदि से युक्त कचरे से अनेक समस्याएं प्राप्त उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक जैसे पदार्थों को निकल रहने में शाकाहारी में जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। नदी नाले में अवरोध उत्पन्न करते, मृदा प्रदूषण में जीवधारियों में जैविक आवर्धन होता है, जल एवं वायु प्रदूषण होता है, पर्यावरण अस्वस्थ रहता है, परिस्थितिक संतुलन अवरोध उत्पन्न करता है, भूमि में उत्पादकता कम कर देता है। आगे पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को उदाहरण देवे। विभिन्न घटकों का दो घटक है। पारिस्थितिक तंत्र का कितने घटक है? दो है। अजैव जिसमें जल, वायु, प्रकाश, ताप, मृदा आदि सम्मिलित है, हमारा पर्यावरण। और जैविक घटक ये है उत्पादन, सभी हरे पौधे कौन से जैविक घटक। उपभोक्ता के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक होते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पाद क्या है? सभी हरे पौधे। और उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अपघटक ये सूक्ष्म जीव जीवाणु का कवक का होते हैं। आगे आप कचरे की मात्रा को निपटान, आगे आप कचरे की मात्रा को किस प्रकार कम कर सकते हैं। कचरे की मात्रा को कम करने के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोग की जाती हैं। पुनः संस्करण में छटाई करके ऐसे पदार्थों को अलग अलग कर लिया जाता है जिसका पुनः संस्करण संभव हो। ऐसे कचरे से पहले हम वो पदार्थ निकालेंगे जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कांच की खाली बोतलें, प्लास्टिक के सामान आदि। इन पदार्थ को स्थानीय निकाय कर्मियों के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें कर्मियों को पुनः संस्करण कर कारखाना में भेज दिया जाता है। दूसरा है भूमि भराव। ठोस कचरे को शहर के आसपास की खाली भूमि में भराव के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा, जलाने से कुछ पदार्थ को जलाने से उसकी मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे कागज, लकड़ी आदि। और बायोगैस तथा खाद के उत्पादन द्वारा जैव अपघटनीय कचरे से बायोगैस तथा खाद का उत्पादन किया जा सकता है। इसके कचरे के निपटान के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पादित हो जाती है। इसके कचरे निपटान के साथ ऊर्जा का उत्पादन भी हो जाता है। धन्यवाद।